Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel E-ज्ञान स्कूल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के बारे में और जो लेक्चर फिलहाल चल रहा है वो क्या है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम कुछ चीज़ें डिस्कस भी कर चुके हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने उसमें डिस्कस किया था कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या, मतलब केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था एडजॉर्प्शन भी हमने पढ़ा था, एडजॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ी थी और एडजॉर्प्शन होता क्यों है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अब कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का जो लेक्चर है वो ये है। इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस। ठीक है, कि गैसेस का जो एडजॉर्प्शन है सॉलिड सरफेस के ऊपर वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। मतलब आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस। ठीक है, इसमें कुछ चीजें, कुछ फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पर गैसेस का जो एडजॉर्प्शन है वो ज्यादा डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। क्योंकि एडजॉर्बेट कौन होता है, जो एडजॉर्ब होने वाला होता है, और एडजॉर्बेंट क्या था, जिसके सरफेस पर चीजें आकर क्या होती हैं, एक्यूमुलेट होती है। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सरफेस केमिस्ट्री की। ठीक, तो टॉपिक है हमारा आज फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात कहूं, देखिए ऑलमोस्ट सॉलिड जो है, मोस्ट ऑफ द सॉलिड एडजॉर्ब कर लेते हैं सभी गैस को कुछ ना कुछ अमाउंट तक, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिन पर एडजॉर्प्शन ऑफ गैस डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहां ये लिख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड एडजॉर्ब गैसेज टू सम एक्सटेंट, कुछ ना कुछ अमाउंट तक सभी सॉलिड गैसेज को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। बट देयर आर सम फैक्टर ऑन विच adsorption of gas depend, on which adsorption of gas depends। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर एडजॉर्प्शन ऑफ गैस डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे पास वो है नेचर ऑफ गैस या एडजॉर्बेंट बोलूं मैं, क्योंकि यहां पर एडजॉर्बेट, क्योंकि एडजॉर्बेट क्या है, यहां पर गैस है। देखें, गैस का जो एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है कि गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है गैस उतनी ही जल्दी क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, और गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी वो किसी सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब। बोलो, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर more easily a gas liquefy, उतनी ही जल्दी गैस क्या हो जाएगी, बोलो, लिक्विफाई हो जाएगी। इतना क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
जितनी जल्दी गैस लिक्विफाई होगी उतनी ही जल्दी गैस एडजॉर्ब होगी ऑन द एडजॉर्बेंट, है ना। मोर इजिली अ गैस लिक्विफाई एंड इट विल readily adsorb on the solid surface। जैसे मैं कुछ गैस बात करूंगा एग्जांपल में, मेरे पास H2 गैस है, मेरे पास N2 गैस है, CO गैस है, CH4 गैस है, CO2 गैस है, NH3 गैस है और SO2 गैस है। ये मेरे पास कुछ गैस का एग्जांपल है, H2, N2, CO, CH4, CO2, NH3, SO2। अगर मैं इनके क्रिटिकल टेम्परेचर लिखूं, TC से रिप्रेजेंट करता हूं क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो इसका है 33, इसका है 126, इसका 134, 190, 304, 406 और 430। ये इनके क्रिटिकल टेम्परेचर है। H2 का कितना है 33, N2 का 126, CO का 134, CH4 का 190, CO2 का 304, NH3 का 406 और SO2 का क्या है 430। अब जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो गैस उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी लिक्विफाई। तो यही लिखा है सबसे पहले फैक्टर में कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस इट मोर रिएडली लिक्विफाई एंड हायर द एडजॉर्प्शन पावर ऑफ दैट गैस। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो गैस उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी एडजॉर्ब हो जाएगी। पहला फैक्टर तो यही है। अगर हम एडजॉर्प्शन ऑफ गैस पढ़ रहे हैं किसके सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं यहां से यहां बात करूं, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एडजॉर्प्शन पावर भी क्या होंगी इंक्रीज होंगी। बोलो क्लियर, इतनी बात समझ में आती है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो फैक्टर हम यहां पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ये नेचर किसका था एडजॉर्बेट का, अब नेचर पढ़ेंगे किसका एडजॉर्बेंट का। तो पहला फैक्टर था ये कि क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन पावर उतनी ही ज्यादा होंगी, है ना। देखिए दूसरा फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कहें आप या उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर भी जनरली हम यहां बात करेंगे। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है एडजॉर्बिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है किसकी एडजॉर्बेट की, है ना। तो देखें क्या लिखा जा सकता है यहां पर कि आप मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो पाउडर फॉर्म में होती है। हमारी केमिकल काइनेटिक्स में भी हमने पढ़ा था, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता था वहां पर। तो यहां पर भी क्या है कि सॉलिड जो एडजॉर्बेंट है मेरा उसके पास जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, है ना, वो उतनी ही गैस को एडजॉर्ब जल्दी करेगा, गैस का एडजॉर्प्शन क्या होगा फास्ट होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि लार्जर द सरफेस एरिया, लार्जर द सरफेस एरिया, है ना, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ही एडजॉर्बिंग पावर ज्यादा होंगी। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट हायर विल बी द एडजॉर्प्शन पावर, हायर विल बी द एडजॉर्प्शन पावर हायर विल बी द एडजॉर्प्शन पावर ऑफ एडजॉर्बेट। और यहां पर एडजॉर्बेट क्या है गैस, ठीक है। हम मोस्ट कॉमनली जो एडजॉर्बेट यूज करते हैं जैसे एक्टिवेटेड चारकोल हुआ, सिलिका जेल हुआ या मेटल हुई फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, है ना। मोस्ट ऑफ द कॉमन जो एडजॉर्बेंट है वो मैं यहां पर लिख देता हूं जो मोस्टली ज्यादा यूज किए जाते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहां पर तो ये लिखा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन
एडजोर्बेंट आर क्या क्या है? एक्टिवेटेड चारकोल बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एडजोर्बेंट के लिए, एक्टिवेटेड चारकोल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिलिका जेल, मेटल इन फाइनली डिवाइडेड फोम, मतलब पाउडर फॉर्म में, मेटल इन फाइनली डिवाइडेड फोम, मेटल ऑक्साइड, ये मोस्ट ऑफ द कॉमन एडजोर्बेंट हैं जो ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर भी मेरा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट फैक्टर क्या था? क्रिटिकल टेम्परेचर वाला। सेकंड फैक्टर क्या था? सरफेस एरिया ऑफ द एडजोर्बेंट, जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा। और थर्ड फैक्टर है जो सब इंपॉर्टेंट है ना, देखिए क्या होगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, मतलब एडजॉर्प्शन के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा उसकी बात हम करते हैं। कौन सा प्रिंसिपल इसे एक्सप्लेन करेगा, है ना, सारी ही चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखें तीसरा फैक्टर क्या है हमारा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? देखें, अगर आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो हम ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ते हैं 11th में इक्विलिब्रियम के अंदर, वही प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा क्या, है ना, क्योंकि एडजॉर्प्शन एक क्या है? रिवर्सिबल फिनोमिना है, और रिवर्सिबल है तो कौन एक्सप्लेन करेगा उसे? ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या कहा उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर आपके पास कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, और क्या कर रहे हैं आप? उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि अगर कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेट इंक्रीज हो जाता है, उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था ली चैटलियर प्रिंसिपल में, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। बोलो, ये किसके अकॉर्डिंग था? ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ऐसे ही एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऐसे ही कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें तो बात करनी है किसकी? एडजॉर्प्शन की। और इससे लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। तो ये पढ़ चुके हैं आप। वी नो दैट एडजॉर्प्शन इज एन क्या? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था ये कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है। सो इट विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं इतनी? तो ये किसका इफेक्ट था? टेम्परेचर का। टेम्परेचर का इफेक्ट ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है, और एक्सप्लेन किस बेसिस पर किया है? क्योंकि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन का रेट क्या होगा? डिक्रीज। ठीक, ये हमारा थर्ड फैक्टर था। इससे जो लास्ट फैक्टर है
वो इम्पोर्टेंट है बहुत, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिस पर एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा, है ना। और उसकी कुछ चीजें भी पढ़ेंगे हम यहाँ कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर को कौन एक्सप्लेन करता है, मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितनी अमाउंट में एडजॉर्प्शन होगा अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दें। ठीक, तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इस चैप्टर के नोट्स आप साथ साथ लिखें, तभी ये चैप्टर आपको क्लियर होगा, क्योंकि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और एक स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, सभी थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल है तो आपको सारी चीज़ें थ्योरेटिकली बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हैंड टू हैंड क्या बनाएं, इसके नोट्स बनाएं। तो बात करते हैं यहाँ पर अब फोर्थ फैक्टर की, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखिए अगर आप प्रेशर की बात करें तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया जाता है वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, मतलब एडजॉर्प्शन की अमाउंट ज़्यादा होती है ना, अमाउंट का रेट इंक्रीज हो जाता है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। एक्सटेंट का मतलब है कितनी अमाउंट में एडजॉर्प्शन हुआ है, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, the extent of adsorption increases with increasing in pressure, increasing in pressure। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। देखें अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करूं, क्या अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करूं, किसके ऊपर, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के ऊपर, तो इसे बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो हमें पढ़ने हैं। मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर कौन एक्सप्लेन करेगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मुझे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, देखिए आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर कोई फिनोमिना हो रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, आइसोथर्म। ठीक है, तो होता क्या है, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन with pressure at constant temperature can be explained by इस लाइन को यूज ना करके मैंने क्या बताया, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब क्या है, यदि आप एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसे क्या बोला जाता है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोला जाता है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद प्रेशर अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी कर रहे हैं। देखें वैसे तो दो टाइप के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होते हैं, एक फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एक होता है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लेकिन बोर्ड लेवल पर केवल एक ही एडजॉर्प्शन स्टडी किया जाता है, वो है हमारा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, उसकी ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमारा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो कौन सा एडजॉर्प्शन पढ़ना है हमें यहां पर, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए इसमें ये समझाया गया था
कि जो गैसेस का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। और इस जितनी भी अमाउंट ऑफ हुई है, जितनी भी अमाउंट में एडजॉर्प्शन हुआ है प्रेशर के साथ, या तो उसे हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं या ग्राफिकली। वही चीज फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में समझाई गई है ना। बात करते हैं इसकी है क्या, और ग्राफिकली और मैथमेटिकली हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करने से अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो यही है, क्या है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है वो प्रेशर पर डिपेंड करता है। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस depends upon the pressure। अब फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है ना, वो चीज हमें पढ़नी है। देखिए अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या बताया इन्होंने, किस किस का रिलेशन बताया इन्होंने, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन amount of substance adsorbed by adsorbent with pressure at constant temperature, है ना, can be explained by Freundlich। इन्होंने कहा कि ये जो रिलेशन है अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के बीच जो रिलेशन है उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी। तो दिस एक्सप्रेशन मे बी explained by graphically और मैथमेटिकली। ग्राफिकली और मैथमेटिकली भी इसमें एक्सप्लेन किया है। देखिए इनकी इक्वेशन क्या थी, फ्रेंडलिक की क्या इक्वेशन इन्होंने दी थी, और जब हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ किस टाइप का होता है, दोनों ही चीजें हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, है ना। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के बीच ग्राफ क्या है और फ्रेंडलिक की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन क्या थी। देखिए अगर मैं x अपॉन m इसे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। x अपॉन m को क्या बोला जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जब, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। ठीक, किस किस के बीच में, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के बीच में। ठीक, ये हमारा ग्राफ आता है। x अपॉन m क्या है यहाँ पर, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, ये भी लिख सकते हैं आप इसे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बाई m।
और ये क्या है, प्रेशर। ठीक है, देखिए इस ग्राफ में क्या है कि वो पॉइंट जहां से आपका ग्राफ कांस्टेंट होना स्टार्ट हो गया है, यहाँ के बाद जो ग्राफ है वो कैसा हो गया है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा होगा आपको, कांस्टेंटली जा रहा है। तो वो पॉइंट जहां से ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर प्रेशर को क्या बोला जाता है, पी नोट, सैचुरेटेड प्रेशर। देखो हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक्स अपॉन एम बढ़ रहा है। कम प्रेशर था तो एक्स बाई एम की वैल्यू भी कम थी, ज्यादा प्रेशर हुआ तो एक्स बाई एम की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि प्रेशर बढ़ाने पर जो आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन था वो कांस्टेंट होता चला गया। तो वो प्रेशर जहां पर ग्राफ कॉन्स्टेंटली स्टार्ट हो गया है, दैट प्रेशर इज नोन एज सैचुरेटेड प्रेशर, कि सैचुरेशन आ गया है, अब आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लें एडजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा। इन सारी चीजों को उसने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था। देखिए थी क्या, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी x बाई एम इक्वल टू, एक्स बाई एम जो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/n के। x बाई एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर की पावर 1/n के। वही चीज उन्होंने एक्सप्लेन की थी। देखें x बाई एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, k p की पावर 1/n। और इन्होंने बोला था कि जो 1/n है उसकी वैल्यू 0 से किसके बीच में होगी, 1 के बीच में होगी। ठीक है, यहां लिख लो चाहे आप 1/0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी किसकी, 1/n की। अब इन्होंने ग्राफ को तीन रेंज में डिवाइड कर दिया था, है ना। ये वाला जो ग्राफ है इन्होंने बोला ये लो प्रेशर पर आया है ग्राफ, किस पर आया है, लो प्रेशर पर। ये वाला जो ग्राफ है ये मॉडरेट प्रेशर पर आया है, मॉडरेट प्रेशर। और ये वाला जो ग्राफ है जहां पर कांस्टेंट हो गई हैं चीजें वो किस पर आया है, हाई प्रेशर पर। ठीक, इन्होंने ये चीजें अपनी इक्वेशन से एक्सप्लेन की। देखो कैसे, मैं यहां पर 3 पॉइंट लेके चलूंगा। एक एट लो प्रेशर पर क्या हुआ, लो प्रेशर। देखिए लो प्रेशर पर उन्होंने कहा कि जो 1/n की वैल्यू है वो क्या होगी, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि ग्राफ यहां से स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे मिल रहा है, देखें x बाई एम इक्वल टू के पी, 1/n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, x बाई एम के पी की पावर 1। और ये इक्वेशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो करती है। mx अगर यहाँ 0 लिख दें कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, c की वैल्यू क्या है 0, m क्या है आपका स्लोप क्या है k, और p की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब x बाई एम वर्सेस p का ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये जो ग्राफ है ये वाला एक ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब लो प्रेशर पर आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, लो प्रेशर पर इक्वेशन मिलेगी x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और स्ट्रेट लाइन कब आएगा, जब 1/n की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1। बोलो, तो लो प्रेशर पर स्ट्रेट लाइन मिला और इक्वेशन क्या मिली, x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1। अब मैं बात करूंगा हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर क्या हुआ है, तो देखें अगर हाई प्रेशर पर बात करूं तो मेरी इक्वेशन क्या थी, x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1/n, ये मेरी इक्वेशन थी। तो अगर मैं हाई प्रेशर पर बात करूं, एट हाई प्रेशर पर कांस्टेंट हो गया है मेरा ग्राफ। और कांस्टेंट कब होगा, x बाई एम पी के कांस्टेंट कब होगा, मतलब p पर डिपेंड नहीं करेगा, जब 1/n की वैल्यू क्या होगी 0। 1/n की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x बाई एम क्या आ जाएगा मेरा k और p की पावर 0। बोलो, p पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो p पर डिपेंड नहीं करेगा तो x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी, p प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब हाई प्रेशर पर इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 0। बोलो, लो प्रेशर पर x बाई एम के पी की पावर 1, हाई प्रेशर पर x बाई एम के पी की पावर 0। अब बात करते हैं किस पर, कि मॉडरेट प्रेशर पर क्या हुआ है। जो हमारा मॉडरेट प्रेशर है उस पर चीजें क्या हुई है। इक्वेशन मेरी यही थी, x बाई एम इक्वल टू के
और P की पावर 1/n, है ना। मॉडरेट प्रेशर पर इक्वेशन मेरी यही रहेगी, मॉडरेट प्रेशर एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर। बोलो क्या बनेगी मेरी इक्वेशन, यही रहेगी x/m इक्वल टू k P की पावर 1/n। यही मेरी इक्वेशन रहनी है मॉडरेट प्रेशर पर। तो मॉडरेट प्रेशर पर इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे, x/m k P की पावर 1/n। ये मेरी इक्वेशन मिलेगी किस पर, मॉडरेट प्रेशर पर। अगर मैं इसका लॉग ले लूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, log x/m इक्वल टू log k P की पावर 1/n, है ना। ये क्या हो जाएगा मेरा log x/m, और log की एक प्रॉपर्टी है जो चीजें मल्टीपल में होती हैं वो एडिशन में आ जाती हैं। तो क्या बन जाएगा ये log k प्लस के log P की पावर 1/n। तो आ जाएगा मेरा ये log k, और log की एक प्रॉपर्टी भी है जो पावर है वो पहले आ जाती है, तो 1/n log P, और ये क्या है मेरा log x/m। ये जो मेरी इक्वेशन है ये किस पर मिली मुझे, एट मॉडरेट प्रेशर। तो यही इस ग्राफ की स्टडी थी, और ये इक्वेशन थी x/m k P की पावर 1/n। लो प्रेशर पर 1/n की वैल्यू 0 थी क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा था, है ना। हाई प्रेशर पर ग्राफ कांस्टेंट हो गया था, इसका मतलब x/m P की पावर 0 पर डिपेंड कर रहा है, और 0 पर डिपेंड कब करेगा, जब 1/n की वैल्यू क्या होगी, 0। और मॉडरेट प्रेशर पर ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, कर्व टाइप का ग्राफ मिला है। तो इक्वेशन मेरी x/m k P की पावर 1/n ही रहनी है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यहां पर log ले दूं एट मॉडरेट प्रेशर पर, तो log x/m log k P की पावर 1/n, और जब आप इसे ओपन करेंगे तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, ये बन जाएगी, ठीक है। इसका भी ग्राफ, अगर मैं इस वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, है ना, तो देखें ग्राफ कैसा आएगा। भाई मेरी इक्वेशन क्या आई मॉडरेट प्रेशर पर, इक्वेशन आई log x/m इक्वल टू log k प्लस के log 1/n log p। तो अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस c, अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करूं किस किस के बीच, log x/m और log p के बीच, तो बताओ कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो देखें c क्या है, c की भी वैल्यू 0 नहीं है, स्लोप क्या है पॉजिटिव, स्लोप की वैल्यू क्या है 1/n, m की वैल्यू क्या है 1/n, c की वैल्यू क्या है log k। तो ये था मेरा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और जो फ्रेंडलिक का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो केवल मोनोलेयर एडजॉर्प्शन के लिए ही एप्लीकेबल है ना। ज़्यादा हाई प्रेशर पर ये फेल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा हाई प्रेशर पर जो ग्राफ था मेरा क्या हो गया था, कांस्टेंट, मतलब x/m प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की लिमिटेशंस क्या होंगी, limitations of adsorption, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। देखिए क्या होगा, क्या बताया मैंने कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेल एट हाई प्रेशर, है ना। एक ही लिमिटेशन है, दिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेल्स एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, किसके साथ, प्रेशर के साथ। यही इनकी लिमिटेशंस थी, है ना। तो आज का जो लेक्चर था उसे मैं यहीं स्टॉप करना चाहूँगा। क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी हैं, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर पर
अमाउंट ऑफ गैस डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट में गैस का एड्जॉर्प्शन हुआ है सॉलिड सरफेस के ऊपर, है ना। तो कुछ फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट थे। फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, उसकी इक्वेशन, उसका ग्राफ की लो प्रेशर पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला है, हाई प्रेशर पर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, और मॉडरेट प्रेशर पर एक कर्व टाइप का ग्राफ मिला है ना। लो प्रेशर पर इक्वेशन क्या बनेगी, x/m इक्वल टू k p की पावर 1, लो प्रेशर हाई प्रेशर पर x/m k p की पावर 0, और मॉडरेट प्रेशर पर इक्वेशन वही रहेगी x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n। ये सारी चीजें, है ना, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। फिलहाल मैं एक स्टूडेंट से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपका जो सपोर्ट है वो अब इतना नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करो, तभी तो हम मोटिवेट होंगे ना। आपके सपोर्ट से हमें पावर आएगी ना, लेकिन वो सपोर्ट जो होना चाहिए आपका वो नहीं मिल पा रहा है। हमें भी पता है कि आप लोग परेशान हैं, स्कूल काफ़ी टाइम से नहीं खुले हैं, फिर भी धीरे धीरे अब स्कूल खुलने भी जा रहे हैं, कुछ स्कूल खुल भी गए हैं, है ना। तो धैर्य बनाए रखें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्ज़ाम सेम टाइम पे ही होने हैं, है ना। कोर्स रिड्यूस नहीं होगा, 30% कोर्स ही रिड्यूस होना है, इससे ज़्यादा कोर्स रिड्यूस होगा नहीं। CBSE ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब इससे ज़्यादा सिलेबस हम रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ यूट्यूबर ये भी वीडियो बना रहे हैं कि 50% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, कोई रिड्यूस नहीं हुआ है। ऑफिशियली CBSE ने इस चीज़ को मना कर दिया है ना। तो ध्यान रखें अपना, सेफ रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।